बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इस मुल्क में कोई भी चीज स्टेबल नहीं है मासिवाय दो चीजों के। पहली चीज का नाम है नाजुक दौर। हम सब पूरी जिंदगी ये सुनते रहे कि ये मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, लिहाजा हुकूमत फौजी हो या सिविलियन, मुल्क नाजुक दौर से कभी बाहर नहीं आ सका। दूसरी चीज है पिछली हुकूमत। आज तक मुल्क में एक भी ऐसी हुकूमत नहीं आई जिसने पिछली हुकूमत के किसी कारनामे की तारीफ की हो। हर हुकूमत पहले ही दिन पिछली हुकूमत को तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार करार दे देती है, और आज नए वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने भी यही किया। मैं भी एक खत दिखाना चाह रहा हूँ। ये खत ये प्रूफ करता है कि इमरान खान और पीटीआई नाअहल हैं, लेकिन मैं ये छुपा के नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको ये सामने दिखा रहा हूँ। सिर्फ इस साल इमरान खान का बजट डेफिसिट 5600 अरब रुपया हो रहा है। तमाम हुकूमतों ने जो कर्ज लिया था वो 25,000 अरब था 71 सालों में, और इमरान खान ने अकेले ने 4.25 सालों में 20,000 अरब रुपए का कर्ज लिया है। 52 रुपए डीजल पे सब्सिडी है और 21 रुपए कुछ पैसे पेट्रोल पर सब्सिडी है। अप्रैल के महीने में ये खर्चा जो है वो 68 अरब रुपए का हुआ है। मई और जून के महीने में ये 96 अरब रुपए का खर्चा है। ये हम सस्टेन नहीं कर सकेंगे, इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब को फैसला करना होगा। ये खान साहब गए थे हमारे लिए बारूदी सुरंग लगा के। लिहाजा मुल्क नाजुक दौर से भी गुजर रहा है और पिछली हुकूमत खजाना में बारूदी सुरंगें भी बिछा गई। आप अब पिछली हुकूमत का जवाब भी मुलाहिजा कर लीजिए। मिफ्ता, अगर अभी से आपकी कांपें टांगना शुरू हो गई हैं तो इसलिए तो हम आपको आसान हल बता रहे हैं, ये आपके बस की बात नहीं है। जब तक अदम एतमाद की तहरीक नहीं आई थी, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में 2 गुना से ज़्यादा इजाफा हुआ था। तिनका जोड़ के सुबह से रात तक मेहनत करके जो काम किया गया था, सिर्फ 4 हफ्ते के अंदर तहरीके अदम एतमाद जमा होने के बाद 1/4 पाकिस्तान के रिजर्व जो हैं वो खाली हो चुके थे। खुदारा हुकूमत में आ चुके हैं और ये नंबरों के घोरक धंधे से को निकल के आप मुल्क की मईशत को संभालें। ये जितनी फिगर्स कोट की गई हैं ये तमाम जाली थी। इनके दौर में भी ये कोट करते थे, ये जाली थी, और अब भी हुकूमत में आने के बाद भी इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो वाहिद हुकूमत है जिसने सिर्फ अपने तीसरे साल में ही 5.6% ग्रोथ अचीव की। अगर 8,000 अरब रुपया आप साल का खर्चते हैं वफाकी हुकूमत, उसमें से आपको पेट्रोल और डीजल की सब्सिडी आम आवाम के लिए 150 अरब रुपया नहीं मिल रहा, तो फिर आपको हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। मुल्क जिन नाजुक माशी हालात का शिकार है, इसे इनसे कौन निकालेगा? ये हमारा आज का इशू होगा, जबकि इमरान खान से आज अमेरिकी कांग्रेस वुमेन इल्हान उमर ने मुलाकात की। ये अमेरिकी भी हैं और सदर जो बाइडेन की पार्टी से भी हैं। तो अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले इमरान खान से इनकी मुलाकात क्यों हो गई, हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अली नवाज अवान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है, और मियां जावेद लतीफ साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ तो इनका ताल्लुक है। लेकिन तारफ करवाते हुए मुझे थोड़ी सी परेशानी है कि इनको वफाकी वजीर कहा जाए या ना कहा जाए। वैसे आप वफाकी वजीर हैं मियां साहब या नहीं है? बस तेरा जो दिल कर दो वही कह दो। और हमारे तीसरे मेहमान है डॉक्टर फरज सलीम साहब, माशी माहिर है, आप इनकी गुफ्तगू सुनते रहते हैं। अली नवाज अवान साहब, ये फरमाइए सर, ये अमेरिका के साथ तो आपकी दुश्मनी आपके हर जलसे के अंदर अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, और उसके अलावा आपका ये नैरेटिव है कि अमेरिका ने आपकी गवर्नमेंट कराई। आज कांग्रेस वुमेन आई सर, वो सबसे पहले इमरान खान साहब के साथ बनी गल्ला में जाकर उनसे मुलाकात हुई, एम्बेसी ने उनकी मुलाकात अरेंज की। तो आपको जो चाहिए था कि उनसे ना मिलते, आज आप कहते हैं कि हम नहीं मिलेंगे जी। अगर जो बाइडेन की पार्टी के किसी कांग्रेस वुमेन, प्राइम मिनिस्टर हमेशा कह चुके हैं मेरे किसी मुल्क के साथ मुखालफत नहीं है। हमारे कई मौक़िफ़ होंगे जहाँ से हमारा उनका इख्तलाफ होगा, कई ऐसे मौक़िफ़ होंगे जहाँ उनसे हमारे हम ही होंगे। जिनकी आपने इल्हान की बात की है, ये बड़ी ज़बरदस्त खातून है, और आप तो खैर हिस्ट्री पे आपको कमांड है जावेद भाई। अगर आप इनकी हिस्ट्री देखें तो जहाँ रजीम चेंज हुई उसकी सबसे बड़ी जो नाक़िद है वो ये खातून, जबरदस्त खातून जी, जबरदस्त खातून। और उन्होंने उन्होंने आगे अमेरिका के सारे यार बुरे नहीं हो सकते, कुछ अच्छे भी नहीं। मेरी बात नहीं समझे, मैं ये कह रहा हूँ कि आप एज एन मुल्क डील जब करते हैं, उनकी कई पॉलिसीज हैं, आप उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और कई जो उनकी पॉलिसी है उसके आप बहुत सख्त। मैं आज जावेद भाई, आपकी सारा जावेद भाई गलत नहीं हो सकते। जावेद भाई का कॉलम एक बहुत अच्छा है, मेरे लिए बहुत अच्छा है, और शो अच्छा है। कॉलम हम आपको ज्यादा छोटे होते तो कॉलम पढ़ते थे ना जावेद भाई आपका। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपका एक उनका मौकफ है, आप समझते हैं पाकिस्तान के लिए अच्छा है, आप उसकी हमेशा तारीफ करेंगे। आज मौकफ वो है जो आपकी रजीम चेंज की थी, आपकी हुकूमत गिराई या नहीं गिराई? बिल्कुल, अब तो सामने हर चीज आपके साथ। अच्छा,
मैं तो ये खान साहब को चाहिए था, कहते हैं उनको इल्हान को कि आप बहुत अच्छे कल खातून हैं, हमारे पास आपने हर बुरे वक्त में कमजोर मुल्कों का साथ दिया, जाके जो बाइडेन से बात करें कि उन्होंने क्यों गवर्नमेंट बिल्कुल हमने गिराई। अपना मौकफ रखा है उनके सामने और हमने ये कहा और उन्होंने आके हमारे मौकफ को तस्लीम भी किया है कि इस्लामोफोबिया पे जो आपने मौकफ अपनाया है, इतना जबरदस्त और इतना क्या कहते हैं बेधड़क मौकफ जो होता है वो आज से पहले किसी इस तरह की रिसेंट हिस्ट्री के अंदर नहीं अपनाया चले, गया। आपकी प्रेस रिलीज में किसी जगह ये जिक्र नहीं है कि आपने इस पे प्रोटेस्ट किया है कि हमारी रजीम को अमेरिका ने गिराया और ये नहीं करना चाहिए। आपकी प्रेस रिलीज देख लें मैं अपनी फिर वही बात करने की कोशिश करूं, आप चाहते हैं तो एक और प्रेस रिलीज भी दे देंगे। हाँ, और दे उनके इस जेस्चर पे उन्होंने आके हमें अप्रिशिएट किया कि आप इस्लामोफोबिया की मजम्मत की है, अगर इसको आप इंटरनेशनल इशू बनाया है, जलसों में आप ये देखें पॉजिटिव चीज अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है, आप नारे मुझे लगाते बताएं, हैं, आपके अपनी सामने प्रेस रिलीज में साजिश जिक्र हुई नहीं है, करते जावेद सर। भाई आपके सामने साजिश हुई, आपके सामने वो जिस्ट पड़ी हुई है उस मरासले की, उसके अंदर कहा गया है कि जो अभी आई नहीं है वो जो आपकी अदम एतमाद है, अगर वो कामयाब हो जाती है तो अमेरिका आपके देखें, गुनाह माफ कर वो देगा, देखें, मैं- और जो आप अगर ना कर सके तो आपके 6 कॉन्सेशन 100% दुरुस्त हो, लेकिन पहली मत तो आपको प्लेटफॉर्म मिला था एक जिसमें आप प्रोटेस्ट कर सकते थे। पहला एक अमरीकी आपके घर चल के आया था, आप ये आपका मौकफ है, हमारा तो ये ख्याल है, हमारा तो ये ख्याल है। देखिए आपका नैरेटिव गलत है इनके बारे में कि ये कोई मुखासमत पैदा करना चाहते हैं अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब करना चाहते हैं। देखिए आज मेहमान आई खातून, इन्होंने सबसे पहले उसको वेलकम किया, लिहाजा आपकी ये बात गलत है कि ये मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। नहीं, मेरी गुजारिश है कि जब ये साजिश कह रहे थे तो उसके बाद चंद दिन बाद ही इन्होंने ये क्यों कहना शुरू कर दिया कि साजिश है या मुदाखलत है। अब उसके बाद इन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि वो एक मेहमान खातून थी, हमने उनकी मेहमान नवाजी की है। वो भाई बात यह है कि आप इस्लामी फोबिया की, ये पाकिस्तानी कौम दुनिया के किसी मुसलमान खित्ते में रहता है तो हर एक का यही जज्बात है, मगर आप ये बताएं कि जिस कांग्रेस लेडी से आप मिल रहे हैं, जो आपने सवाल उठाया कि क्या आपने उनसे एहतजाज किया कि आपने हमारी हुकूमत गिरा दी और आप मिलने आ गई हैं, तो आप एहतजाज करें ना उनसे। अच्छा अब आ जाएं, आप अगर एहतजाज हमने करें, आप एहतजाज- पाकिस्तानी है ना सर। ये जावेद भाई ने किया था, इनकी पार्टी ने किया था। अच्छा अगर आ जाए 98 के अंदर 99 के जो धमाके पीछे हुए, ले गया। ये धमाके जब हुए थे ये पूरा जहाज भर के अमेरिका के पास चले गए थे। पहले कहते हैं अमेरिका का बहुत दबाव था कि आप धमाके ना करें, उसके बाद जाके क्लिंटन को कहते हैं हमें अपनी फौज से बचाओ, वो हमें छोड़ेगी नहीं। धमाके तो किए ना सर इन्होंने। मैं ये तो कह रहा हूं, जी जावेद, हमने तो इस्लामोफोबिया मियां साहब, की- मियां साहब। इजाजत है सर। तुम तुमसे फेडरल मिनिस्टर हो सर, तो आदमी जी मियां साहब। मेरी अली भाई से गुजारिश है कि देखें, आप खुद ही कह रहे हैं कि 5 टेलीफोन कॉल आई मगर हमने एटमी धमाके किए पाकिस्तान के इंटरेस्ट में। आपका इख्तलाफ हो सकता है हमारे से, मगर जो एक हकीकत है उसको मानना चाहिए। अब आ जाए कि दूसरे दिन आप जब हुकूमत से निकले हैं तो आपने कह दिया कि जो एटमी प्रोग्राम है वो महफूज हाथों में नहीं रह गया। ठीक है, आप या पहली बात को गलत कह दें कि वो एटमी तजर्बा भी हमने नहीं किया था, वो भी साजिश थी एटमी तजर्बा करने की, ये आज साजिश हो रही है। इसी तरह मैं ये अर्ज करता हूँ इनकी खिदमत में कि जब अमेरिकी सदर ट्रंप से आप मिले थे और बड़े खुश थे आप, और वापस आकर उसने इनकी गवर्नमेंट नहीं गिराई थे, अच्छा ज़्यादा खुश थे। नहीं, मैं और बात करना चाह रहा हूँ। आप बड़े खुश होके आए और आपने कहा कि मैं इस तरह आज आया हूँ पाकिस्तान और इस्तकबाल हुआ है कि मैं जैसे वर्ल्ड कप दूसरी दफा जीत के आया हूँ। आप मकबूजा कश्मीर हार के आ गए और आपने कह दिया मैं वर्ल्ड कप जीत के आ गया हूँ। उसके उस वक्त भी आपको अमेरिकी साजिश नजर ना आई क्योंकि मकबूजा कश्मीर जा रहा था, आपकी हुकूमत नहीं जा रही थी। अगर उस वक्त भी आपकी हुकूमत चली जाती तो ट्रंप जो है वो आपके खिलाफ साजिश कर रहा होता, मगर आज क्योंकि मकबूजा कश्मीर इशू नहीं था, आपने तो कह दिया था कि आजाद कश्मीर भी खतरे में है। आप साजिश कर रहे हो क्योंकि आपकी हुकूमत चलेगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखें, आप सियासत करें। ठीक है, जवेद चौधरी साहब, आप भी सियासत करें। नहीं, मेरी एक अर्ज सुन लें। आप सियासत करें, आप मोटिवेट करें अपने लोगों को, मगर
पाकिस्तान की कीमत पर ना करें। ठीक है, मैं ये नहीं, आज चाहता वैसे हूं कि इन्होंने नेशनल ब्रिज बनाए आज, ये वो जो नफरत थी अमेरिका की पीटीआई के साथ, वो आज इन्होंने कम किया है, तो मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी बात। फर्क सलीम साहब की तरफ जाना है मैंने, क्योंकि आज आपकी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि ये जो पिछली हुकूमत थी ये सिर्फ बारूदी सुरंगें नहीं बिछा के गई माशी, बल्कि इन्होंने एटम बम बिछा दिए। फर्क सलीम साहब, ये फरमाइएगा, आपने मिफ्ता इस्माइल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई होगी, ये फरमाइए वाकई पाकिस्तान के माशी हालात इतने ही खराब हैं कि इसको गवर्न करना मुश्किल है? तो साहब मुझे इजाजत दें, अभी कुछ देर पहले मैं सुन रहा था कि फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है कि पीटीआई की हुकूमत गिर गई क्योंकि हमारे ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट से खराब हो गए। अभी हमें बताया जा रहा है कि वो इमरान खान साहब कहते हैं कि अमेरिका की साजिश की वजह से गिरा है। फवाद चौधरी साहब ने अभी कुछ और कहा। दूसरी चीज ये है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान को वाकई में नुकसान पहुंचाना चाहता है तो मैं ये समझता हूं कि जो माशी इशारे मुझे पीटीआई की हुकूमत के दौरान नजर आते तो वो तो फिर पीटीआई को सपोर्ट करता रहता अगर वो वाकई पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। अच्छा, अब आपका सवाल जो है, ये एक बात तो ये हो रही है कि PMLN वाले हमें जो अदाद शुमार दिखाते हैं वो सिर्फ अपनी फेवर वाले दिखाते हैं, जो पीटीआई के दौरान कोई अच्छी चीज वो छुपा लेते हैं। पीटीआई वाले जो हमें अदाद शुमार दिखाते हैं वो जो उनकी फेवर में जा रहे होते हैं सिर्फ वो दिखाते हैं, और जो नहीं, वैसे इंडिपेंडेंट आपकी राय क्या है? क्या वाकई फूड इन्फ्लेशन जो है वो 17.3% है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जो महंगाई PMLN के दौरान थी वो 3 से 4% पर आ रही थी और अब महंगाई जो है वो 11-12% पे आ रही। तो महंगाई मेरा ख्याल है कि 1/3 1/3 कम थी PMLN के दौरान बामुकाबला पीटीआई की हुकूमत के दौरान। 2 इशारे जो पीटीआई की हुकूमत के दौरान बेहतर रहे हैं वो टैक्स की कलेक्शन है। वो पाकिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन एक टैक्स की कलेक्शन रही है। PMLN वाले, लेकिन आज मिफ्ता साहब ने ये क्लेम किया है कि हमारे दौर में 11% की टैक्स कलेक्शन और वो गिर के 9% हो गई। जी, वो टैक्स टू GDP रेशो के हवाले से बता रहे हैं। पीटीआई वाले जो हैं वो हमें जो टोटल रकम फिगर्स की फॉर्म में वो बता रहे हैं। ठीक। अच्छा, अब देखिए, जो PMLN वाले माशी इशारे छोड़ के गए थे वो काफी खराब इशारे छोड़ के गए थे, वो कोई अच्छी सूरत में अच्छी हालत में मईशत को छोड़ के नहीं गए। लेकिन उसके बाद पीटीआई ने तो मईशत की कश्ती ही डुबो दी, यानी कि वो जो बुरे इशारे थे उनसे भी कहीं आगे वो चले गए। देखिए, जिस रफ्तार से जो कौमी कर्जाजात बढ़े हैं, पीपल्स पार्टी अपने 5 साल के पीरियड के दौरान 5 अरब रुपए के इजाफी कर्जा रोजाना की बुनियाद पे लिया। बिल्कुल ठीक। फिर जी, रोजाना की बुनियाद पे 5 अरब। फिर PMLN की हुकूमत आई, वो 8 अरब इजाफी कर्जा ले रही थी। और जो पीटीआई का हमने तहनीत देखा है उसमें रोजाना की बुनियाद पे तकरीबन 14 अरब रुपया इजाफी कर्जा लिया जा रहा है। तो कोई कंपैरिजन नहीं बनता। फिर जिस तरह जो छोड़ के जा रहे हैं करंट अकाउंट का खसारा, इस वक्त चौधरी साहब जो सबसे खतरनाक मामला मुझे लगता है वो है हमारा स्टेट बैंक के जो ज़खायर हैं और वो जिस तेजी से गिर रहे हैं। अगर आप सोचिए कि जो इशारे आज हैं पाकिस्तान के, अगर हम उनको श्रीलंका से कंपेयर करें तो सोचिए कि 5 या 6 महीने का फर्क रहता है। आज से 5-6 महीने पहले श्रीलंका के माशी इशारे वही थे जो आज पाकिस्तान के अंदर नजर। अब वैसे एक बड़ा ट्रिकी सा और खतरनाक सा सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर हमें कोई बेल आउट पैकेज नहीं मिलता, किसी जगह से हमें सपोर्ट नहीं मिलती, तो आपका क्या ख्याल है कि 4-5 महीने बाद हम श्रीलंका की पोजीशन पे खड़े होंगे और खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा? तो साहब 3 चीजें सामने रख लीजिए। पहला तो ये कि पाकिस्तान की 74 साल माशी तारीख का बुलंद तरीन तजारती खसारा हमारे सामने आ रहा है। तकरीबन 45 बिलियन से 50 बिलियन का खसारा आएगा, जो मेरा तखमीना है। ठीक। पाकिस्तान की 74 साल माशी तारीख में बुलंद तरीन बजट का खसारा हमारे सामने आने वाला है। मेरा ख्याल है कि 5000 अरब और कई 6000 अरब के दरमियान का ये खसारा सामने आएगा, जो हमने पहले कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा। बिटवीन टुडे एंड जून, अगले बजट से पहले अगले 3 महीनों में तकरीबन 4 अरब डॉलर के हमने बैरूनी कर्जाजात वापस करने हैं और 6 अरब डॉलर का तकरीबन करंट अकाउंट का खसारा है। तो अगर 3 महीनों के अंदर हम 8 से 10 अरब डॉलर इकट्ठा नहीं कर पाते तो जो हमारे कर्जाजात हैं, जो हमारी ऑब्लिगेशंस हैं, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं,
قرضہ جات کے حوالے سے وہ پوری نہیں ہو پائیں گی. اور جو آپ نے سری لنکا کا نام لیا, اگر ہم اس سے کوئی سبق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ وہاں پہ حکومت نے خود سے 7.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا اعلان کیا ہے. ان کے پاس ڈالرز نہیں ہے, ان کے پاس کیپیسٹی بالکل موجود ہے. جو ہمارا حال ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس بھی کیپیسٹی بجلی کی بنانے کی موجود ہے, لیکن ڈالر ختم ہو رہے ہیں, جو فرنس آئل ہے, ایندھن ختم ہو رہا ہے. سری لنکا میں انہوں نے بچوں کے ایگزامینیشن جو ہیں ان کو ڈیلے کر دیا ہے کیونکہ ان کے پاس کاغذ ختم ہو گیا ہے جس کے اوپر بچوں کے امتحان لیے جاتے ہیں. ان کے پاس ڈالرز نہیں ہے کہ کاغذ امپورٹ کر سکیں. وہاں پہ ڈرائیورز لائسنس ختم کر دیے انہوں نے ایشو کرنے, کیونکہ جو پلاسٹک امپورٹ ہوتا تھا اس کے ڈالرز نہیں بچے ان کے پاس کہ وہ پلاسٹک کے قابل ہو جائے. ٹھیک ہو گئے. ڈاکٹر صاحب آپ ساتھ رکیے گا. یہ علی نواز اعوان صاحب, آپ نے ڈاکٹر فرد سلیم صاحب کی بات سنی. ڈاکٹر صاحب تو آپ کے ساتھ تھے, آپ کے تو مشیر بھی رہے ہیں ویسے. اب وہ اتنے خوفناک حالات بتا رہے ہیں اور آج مفتاح صاحب نے بھی کہا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ تو ملک تو ڈیفالٹ کے قریب چھوڑ گئے ہیں. میرے خیال بالکل ہمارے ساتھ رہے پہلے 5-6 مہینے, اور پہلے 5-6 مہینے کی ان کی اب وہ جتنی بھی میڈیا ٹاک کی وہ سامنے رکھ دیں تو آپ کو ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. میں تو یہ نہیں کہہ رہا جو سب لوگ ہی آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, آپ دیکھیں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی $20 ارب. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فزیکل ڈیفیسٹ بلین ڈالر. نہیں آپ فرق ہے, تھوڑا فرق ہے, اکنامک سمجھیں جاوید بھائی. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس نہیں وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ اور چیز ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ پاکستان سے باہر کتنے ڈالر بیچ رہے ہیں اور پاکستان کے اندر کتنے ڈالر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب آپ کی ایکسپورٹ کتنی ہے, آپ کی امپورٹ کتنی ہے, اور اس کے اندر سے آپ ریمیٹنسز کو مائنس کرتے ہیں تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ, یا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس کو مائنس کرتے ہیں تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آ جاتا ہے. تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $20 ارب کے اوپر کھڑا تھا. پاکستان کے جو یہ بات کر رہے ہیں کہ پچھلے جو نون لیگ کی گورنمنٹ کی, ان کے پچھلے جو 3 مہینے تھے, پاکستان کے جو فورن ریزروز ہیں $2 بلین سے ڈپلیٹ ہو رہے تھے مہینے کے, $2 ارب سے. اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ جو ہماری پاکستان کی ایکسپورٹ جو پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئی تھی $25 ارب, وہ کم ہو کے $23-23 ارب کے اوپر چلی گئی. آپ کی جو ہماری ایکسپورٹ ماشاءاللہ 32, میں اس کو اپنے ابھی فگرز دیتا ہوں, میں پہلے ان کے گنوا دیتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے لون کی بات کی, جو ریمیٹنس $18.5 ارب تھی, آج انشاءاللہ اس سال جب لاک کریں گے جون میں $31 ارب پہ ہم ریمیٹنس اپنی لاک کریں گے. یہ جو لونز کی بات کی, ٹوٹل 18 ٹریلین ہم نے لون لیا, اس میں سے 10 ٹریلین ہم نے سود پے کیا جو ان کی گورنمنٹس نے لیا ہوا ہے. 5 جو ٹریلین ہے وہ ہمارا جو ایکسچینج ریٹ کا جو ڈفرنس آیا وہ تھا, اور جو نیٹ اگر آپ نے لون لیا ہے تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے, کوئی راؤنڈ فگرز دے رہا ہوں آپ کو, $5 ٹریلین کا لون لیا, 5 ٹریلین کا لون لیا. اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ آپ کرتے کیا ہیں. آپ نے کہا کہ انہوں نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فزیکل ڈیفیسٹ ہونے جا رہا ہے. پاکستان کی تاریخ کا آج IMF کی رپورٹ آئی ہے, آج بھی ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے, جب نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی GDP کا 6.6% ان کا فزیکل ڈیفیسٹ. آج جو جون کلوز کریں گے 6.2% آف دا GDP ہم اس کو کلوز کریں گے. ہماری جو ریسیٹس تھیں جن کی بات یہ بھی کر رہے ہیں, ہماری ریسیٹ جس 3700 ارب پہ چھوڑ کے گئے تھے, ہم 6100 ارب روپے پہ لے کے گئے ہیں اس کو. ہمارے جو جاب, آپ سنتے جائیں سر, جاب ابھی فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو ہمیشہ آپ روز پھٹے چل رہے ہوتے تھے کہ آلو اتنا مہنگا ہو گیا, ٹماٹر اتنا مہنگا ہو گیا, انفلیشن ادھر چل گئی, انہوں نے یہ بات کر رہا ہوں. 17.5 فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے ایک رپورٹ دی, سنیں تو جاوید بھائی, جاب سروے کی, کہ تحریک انصاف کی 3.5 سالہ میں اوسطاً 18.5 لاکھ جابز کریٹ ہوتی ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ملا کے اوسطاً 13 لاکھ جابز. اس کا کوئی رسپانس کرنا کریں آپ. میں ابھی تو میں شروع ہوں بھائی جان, ابھی تو سر ٹریڈ ڈیفیسٹ رہ گیا, تو دریا بہا دیا سر. یہ کیا بات ہوئی سر؟ جی ڈاکٹر صاحب بتائیے, یہ فگرز جو بتا رہے ہیں سر, یہ تو بالکل سمجھ نہیں آ رہی سر. دیکھیے, گورکھ دھندا چلایا جا رہا ہے فگرز کے ساتھ, اور دونوں طرف سے چل رہا ہے, صرف ایک طرف سے نہیں چل رہا ہے. بنیادی حقیقت دیکھیے, حکومت جو بھی پالیسیز بناتی ہے وہ عوام کو غربت سے نکالنے کے لیے بنائی جاتی ہے. ہم جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں, چاہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہے, وہ حکومت کی باقی معاشی پالیسیز ہیں, سوائے پچھلے سال کے جب 37% سے 34% پہ جو غربت آئی ہے, لیکن اگر آپ 3 سال پہلے دیکھیں تو یہ غربت کی شرح جو ہے یہ 30% سے نیچے تھی. جو غریب پاکستان میں رہ رہے تھے وہ تقریباً آپ سمجھے کہ 6 سے 7 کروڑ کے قریب تھے, آج وہ 9 سے 9.5 کروڑ بن گئے. تو 2 سے 2.5 کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جو شرح غربت سے گر گئے ہیں.
सारी हुकूमती पॉलिसीज, माशी पॉलिसीज के ठीक है नतीजे में। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन सवाल आपके पास एक छोटा सा छोड़ के जा रहा हूं कि ये जितनी फिगर्स अली नवाज अवान साहब ने दी वो दुरुस्त हैं या गलत है? और मियां जावेद लतीफ साहब के पास भी एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि अगर इनके फिगर्स को देखा जाए तो मेरा ख्याल है चलाना आपके बस की बात नहीं। छोटी सी ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। डॉक्टर साहब आप साथ रहिएगा, पहले मुझे मियां साहब से पूछना है। मियां साहब अगर इन फिगर्स को देखा जाए, नहीं मैं दो तीन बातें की बड़ी अजीब की पूरी ब्रेक सर, फारूक सर, मैं सर आता हूं मैं फेडरल मिनिस्टर साहब, सर मैं अगर 1 मिनट ले लूं सर, वो फेडरल वैसे हम इनके शागिर्द हैं, हम ये भी मुजाहिद हैं, हम टू भी मुजाहिद हैं, ठीक है। मैं जावेद आपसे भी नहीं, अब उन्होंने कहा कि मेरे जो जितने फिगर्स दिए उन्होंने उस पर इंकार नहीं किया। उन्होंने अगली बात कर दी कि गुर्बत, इन्फ्लेशन, उन्होंने कहा कोरोना तो आई नहीं, कोरोना तो आई नहीं ना। अमेरिका के अंदर कोरोना आने से पहले इन्फ्लेशन 1% थी जावेद भाई, आज 8% है। इंग्लैंड के अंदर नेगेटिव इन्फ्लेशन थी, आज 7% है। पॉवर्टी लाइन, जिनकी पॉवर्टी लाइन पर कैपिटा इनकम डिफाइन करती है, पर कैपिटा हम तो कह रहे हैं, लोड शेडिंग शुरू हो रही है। तो जब आप लोड शेडिंग आप करते हैं 1500 अरब रुपए के गर्दिशी करते हैं गैस के, वो कहां से आ रहे हैं? अगर आईपीपी को आप तेल नहीं देंगे, आईपीपी को आप कोयला नहीं देंगे, 27 हमने तो दिया, हमारी दफा तो एक लोड शेडिंग नहीं हो रही, इनकी दफा। सर मियां साहब को बोलें, मियां साहब ये सवाल ये है, मेरा ख्याल है कि आपके बस की बात नहीं, गवर्नमेंट चलाना, आप वापस हुकूमत इनको दे दें। सर नहीं चलती तो हमें दे दें। आप बात ठीक कह रहे हैं, और जो अली नवाज बात कर रहे हैं कि नहीं चलती तो दोबारा दे दें। आप 4 साल चला ली है अगर, तो फिर बता दें। जबरदस्त, अगर आपने चलाई होती तो फिर आज लोग जोलियां उठा के जो आपको बददवाएं दे रहे थे ना देते। आप मुझे ये बताएं कि मैं उस अदादो शुमार में पड़े बगैर कि तजारती खसारा कितना छोड़ के आप गए, एक्सपोर्ट कितनी बढ़ी, इम्पोर्ट कितनी कम हुई, ये सारी चीज़ें लोगों को इससे सरोकार नहीं है। लोगों को इससे सरोकार है कि आपके दौर में महंगाई कितनी बढ़ी, लोगों को सरोकार है टमाटर का क्या रेट है, आप बिजली का क्या मेरा मसला नहीं है, पेट्रोल का क्या रेट है, ये कहते हैं मेरा मसला नहीं है। और लोगों को इससे गर्ज है कि कर्जे कितने बढ़े, लोगों को इससे गर्ज है कि नौकरी मिली ना मिली, लोगों को इससे गर्ज है कि मेरा कारोबार पहले से बढ़ा या कम हुआ, लोगों को इससे गर्ज है कि इस दौर में करप्शन बढ़ी थी या कम हुई थी, लोगों को इससे गर्ज है कि मेरा मकान बिक गया है या मैंने नया खरीदा। अच्छा, वैसे मियां साहब, असल बात आप लोग भी वही गलती कर रहे हैं जो इस गवर्नमेंट ने की थी। जब ये आए थे इन्होंने कहा था जी वो बर्बाद करके, आप भी अब ये कह रहे हैं कि बर्बाद करके। मेरा ख्याल है तैयारी आपने भी नहीं की थी, क्योंकि आज से 2 हफ्ते पहले आप ये कह रहे थे कि अवाम को सस्ता पेट्रोल क्यों नहीं दे रहे, आज आप ये कह रहे हैं कि ये सस्ता पेट्रोल क्यों देते रहे अवाम को। अच्छा, मैं एक अर्ज कर दूं अगर इजाज़त दें तो। आपका सवाल ये बड़ा वैलिड है और आप दुरुस्त कह रहे हैं कि आपकी तैयारी थी या नहीं। अगर तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती, आज बनी होती, तो आपका सवाल बनता था कि हमारी तैयारी थी या नहीं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, सर मेरी अर्ज सुन लें, सवाल है ना, मेरी अर्ज सुन लें, मेरी गुजारिश सुन लें। तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जितनी पाकिस्तान के अंदर हैं, तमाम की एक कौमी हुकूमत बनी, ठीक है, और तमाम की कौमी हुकूमत किस वक्त बनी? जब आए रोज इनकी मकबूलियत कम हो रही थी। किस वक्त बनी? जब लोग, और हम जैसे लोग भी आपके प्रोग्रामों में ये बात करते थे कि ये पब्लिक में जाके देखें, ठीक हो गया। और आज उस गैर मकबूल फैसले को हमने क्यों ओन किया, क्यों हुकूमत में आए? बात सीधी सी है कि एक कौमी जरूरत के तहत ये कौमी हुकूमत बनी। लेकिन मियां साहब, अगर अगले 3 माह तक ये मसला हल ना हुआ, श्रीलंका बन गया, सर आप भी मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे। यार, मुंह दिखाने के जो आप बात कर रहे हैं ना, वो आज हम काबिल नहीं हैं। आज मैं आज भी बात कर रहा हूं। वजह यह है कि पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी जिस हद तक हो गई है, ये कौमी हुकूमत फौरी तौर पे कोई रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं है। आप खत्म करें इसको। एक सेकंड यार, एक सेकंड। अब ये बड़ी हुकूमत क्यों थी? मैंने जो पहले अर्ज किया, कौमी जरूरत के तहत, और मैं आज भी ये कह के जा रहा हूं बात, और मेरी ये जाती राय है, कोई इसे ओन करे या डिसोन करे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये कौमी जमातों की कौमी हुकूमत जिस मकसद के लिए
بنی تھی اس سے ہٹی, اپنا ایجنڈا دیا, یا اپنی خواہشات کی بات کی, یا یہ کہا کہ میری ترجیح اس مفاد سے زیادہ یہ ہے, تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ایک فریش مینڈیٹ کی ضرورت پڑے گی اور فوری طور پر نئے انتخاب کا بات کی طرف جانا چاہیے. وجہ ان کی وجہ نہیں ہے جو یہ بات کر رہے ہیں, یہ منافقانہ بات کر رہے ہیں کہ ہم انتخابات چاہتے ہیں. 20 دن پہلے کیوں نہیں یہ بات کرتے تھے کہ ہم انتخابات چاہتے ہیں؟ ہوگی نا سر, بات یہ ہے بات غلط نہیں ہوئی سر. اگر ڈلیور نہیں کرتے آپ, اگر 3 مہینوں میں آپ ڈلیور نہیں کرتے, تو آپ اس کو مانتے ہیں کہ وہ بربادی یا وہ بدنامی جو ان کے گلے تھی وہ آپ کے گلے پڑ جائے گی؟ میں ایک عرض کر دوں, اگر یہ قومی حکومت اسی قومی ضرورت اور نیشنل کاز کے لیے اکٹھی رہے تو 3 مہینوں میں ڈلیور کر کے دکھا سکتی ہے. وہ کیا کاز ہے سر؟ یس, سب سے پہلے آپ کا ڈالر کو کنٹرول کرنا. ٹھیک ہے, اگر کنٹرول نہیں ہوتا یقیناً آپ کی معیشت نہیں سنبھل سکے گی, جو نہیں سنبھل سکی آپ ناکام ہو گئے. اگر ایسا ہوتا ہے تو اس شکل میں ہوگا اگر آپ جو قومی حکومت آپ کی ہے ان کی کوئی ترجیح اور بنی تو. اگر یہ اس ترجیح سے ہٹ گئے تو پھر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں ایک مسلم لیگ نون کے ورکر ہونے کے ناطے, ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ایک تجویز یہ دے سکتا ہوں کہ پھر ہمیں فریش مینڈیٹ کی طرف جانا چاہیے, اس قومی حکومت کو کھینچنا نہیں چاہیے. کتنا عرصہ آپ دیں گے قومی حکومت کو؟ آپ کا خیال یہ 1 مہینے بعد اگر یہ معاملات سیٹل نہیں ہوتے تو گورنمنٹ توڑ دینی چاہیے, 2 مہینے 3 مہینے, کتنے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مشکل ترین فیصلہ ہے سب کے لیے جو قومی حکومت کا حصہ ہیں جماعتیں. سخت ترین وقت ہے, بڑی آزمائش کا وقت ہے, مگر قومی مفاد میں آپ کو جب تک چیزوں کو سٹیبل نہ کریں آپ کو یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ترجیحات جماعتی اور آپ دیکھیں گے آنے والے انتخابات کو, تو پھر میرا خیال ہے حکومت کو کھینچنا نہیں چاہیے, پھر انتخابات کی تیاری. اچھا, آپ حلف نہیں لیں گے, آپ وزیر نہیں بن رہے پھر؟ بھائی دیکھیں, میری جماعت کا فیصلہ ہے. نہیں, جماعت کا فیصلہ تو آپ نے قبول نہیں کیا نا. میں نے قبول کیا. اچھا, وزیر بن رہے ہیں آپ؟ میں بالکل بن رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس لیے اگر آپ اوتھ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کل میں نے نہیں لیا, تو میں پارٹی کی وجہ سے ایک شیڈول میٹنگ تھی اکاڑا میں, تو آپ اب حلف میں کل یا پرسوں جب میں چلا جاؤں گا. اور آپ کو میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے؟ مجھے پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے. اچھا, پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے, اور بھی فون آئے ہیں. اچھا, ویسے دیکھیں علی نواز اعوان صاحب, بات ان کی بڑی ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اجازت دیں تو فرق سلیم صاحب کو میں نے ان کے جواب دیکھے کیا کرتے ہیں سر. اچھا فرق سلیم صاحب, بڑا سمپل سوال ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ 3 مہینے تک معاملات کو سیٹل نہیں کر پاتی تو اور پاکستان خدا را خاصہ سری لنکا کے قریب پہنچ جاتا ہے, ویسی سچویشن ہو جاتی ہے, تو سر یہ قومی اتحاد کا, یہ قومی حکومت کا کیا بنے گا پھر؟ دیکھیے, 2 چیزیں ہیں چودھری صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے ابھی تک کوئی اپنی حکمت عملی ہم سے شیئر نہیں کی ہے, پبلک نہیں کی ہے. شاید ان کے پاس اندرونی طور پہ کوئی حکمت عملی ہو کہ یہ ملک کے چیلنجز ہیں اور اس کی ہم نے یہ اسٹریٹجی بنائی ہے, ہم اس طرح اس کو حل کریں گے. وہ ابھی تک پبلک نہیں کی, ہم سے شیئر نہیں کی. دوسری چیز ہے کہ پی ٹی آئی کا 4 سال کا ریکارڈ دیکھ لیں کہ ان کو ایک بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے, اور وہ کریڈٹ جاتا ہے پروپیگنڈا کی بنیاد کے اوپر. وہ جھوٹ کی بنیاد پہ ایک بیانیہ کھڑا کرتے ہیں, اس کو 100 بار ریپیٹ کرواتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, اور اس وقت تک کہ وہ جھوٹ جو ہے لوگ اس کو سچ سمجھنا شروع کر دیں. لیکن ڈاکٹر صاحب, میرا سوال سادہ تھا کہ اگر 3 مہینے تک یہ گورنمنٹ کچھ نہیں کر پاتی تو کیا اس کی ڈیسٹنی کیا ہوگی سر؟ دیکھیے, 3 مہینے کے اندر یہ پرابلمز جو ہمارے سامنے ہیں ان کو حل کرنا ممکن نہیں ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کی طرف چلے جائیں, مجھے لگتا ہے کہ اگلے 3 مہینوں کے اندر جو ہم نے قرضہ جات کی واپسی کرنی ہے, اگر اس دوران کہیں الیکشن کا معاملہ بیچ میں آ جاتا ہے, پھر ہم آئی ایم ایف کا حصہ نہیں بن پائیں گے, تو پھر وہ سری لنکا والا جو ڈائریکشن ہے اس طرف ہم نکل پائیں گے. تو ابھی چاہیے کہ یہ نیشنل گورنمنٹ جو بھی بنی ہے اس کو کسی طرح سیاسی استحکام دیا جائے, تاکہ اگلے 3 سے 6 مہینے کا جو ہمارے قرضہ جات ہیں, جو ہماری انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں, ان کو پورا کیا جائے, اور سری لنکا والا رخ جو ہے
वहां से ठीक हो। आप सर, समझे तो मैं ब्रेक लेंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा जरूर प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अली नवाज अवान साहब, ये फरमाइएगा कि ये गवर्नमेंट चलाना इनके बस की बात नहीं है, और अगर ये नहीं चला पाते तो फिर आप दोबारा आगे चलाना चाहते हैं? सर मैं बात कर रहा हूँ, देखिए प्रायोरिटीज में बड़ा फर्क होता है। हम समझते हैं कि हमने बहुत अच्छा डिलीवर किया, मुश्किल हालात में डिलीवर किया। सदी में एक दफ़ा ऐसी बीमारी आती है, ऐसी वबा आती है जिसको हमने टैकल किया, पूरी दुनिया में अप्रिशिएट करी। मेरे भाई ने खुद इस चीज़ को मान लिया कि ये नून लीग की गवर्नमेंट नहीं, बेसिकली ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है। इन्होंने कहा डमी वजीर आजम है, ये इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने कब कहा? यही कहा ना कि जी नून वो की हलफ government ले रहे हैं भाई, वजीर बन रहे हैं। नून की गवर्नमेंट नहीं है, ये कह रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो ये कह रहे हैं इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है और डमी कहाँ से वजीर आजम import होगी है। ये? अच्छा, डमी वजीर आजम है और क्रिमिनल मोस्ट वांटेड इंपोर्टेड तो है, लाहौर से आया है, लाहौर से इंपोर्टेड। सुनो सर, आप किसी की बात में इतना नहीं बोलते जितना मेरी बात में बोलते। मैं यही कह रहा हूँ, सवाए मेरे इस भाई के सारे क्रिमिनल मोस्ट वांटेड इस कैबिनेट के अंदर है। बस इसमें एक बंदा अगर ये ऐड कर लें, वो जो अभी सिंध के अंदर नाज़िम जोखियों के कत्ल के अंदर इन्वॉल्व है, वो स्पेशल दुबई से आके उसने हल भी लिया और वोट भी दिया, तो वो भी आ जाए तो जबरदस्त काम हो जाएगा। इससे ज्यादा अच्छी कैबिनेट बन नहीं सकती। फिर उन्होंने कहा लोग झोली उठा के बदला। अगर कोई इतना आपका वोट बैंक है, इतनी नफरत है तहरीक इंसाफ की, आप बड़े मुसीबत में हैं, आप कह रहे नहीं चल सकती, तो इलेक्शंस करा दें, बात खत्म हो गई। मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूं, हमेशा वो बात सच है। इन हालात में कोई दूसरा बंदा ये बात नहीं, ये मैं तो उनका हमेशा से मतलब इनको करता हूँ। ये हमेशा बेचारे अपनी पार्टी के अंदर भी बेचारों के साथ बहुत बुरा होता है। मतलब ये कोई बात करते हैं और इनको नोटिस पहुंच जाता है। आगे चलते हैं, आए किस लिए? हम बहुत बुरे थे जावेद भाई, हम बहुत बुरे थे, हम कोई चीज नहीं चला सके। चीनी चोर हमारे साथ थे, आटा चोर हमारे साथ थे, तेल चोर हमारे साथ थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन 7-8 दिन हो गए इनकी गवर्नमेंट से, पहले दिन उन्होंने 9 रुपए चीनी बढ़ाई है, फिर उन्होंने कल 5 रुपए चीनी बढ़ाई है, कुकिंग ऑयल 5 रुपए बढ़ा चुके हुए हैं, 233 रुपए का थैला आटे का पंजाब में महंगा मिल रहा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी 5 रुपए पहले दफा कर रहे हैं, तो इंपोर्टेड कैसे हो गए फिर? 4 रुपए मैं बताता हूं, 4 रुपए इलेक्ट्रिसिटी शॉक्स दिए हैं इन्होंने पाकिस्तानी आवाम को। तो मुझे बताया कि और दूसरी मैं जो फारूक सलीम सारे मामला फारूक सलीम का मसला ये है, एक हफ्ता तो दे दे भाई। अब तो सर नहीं ना हफ्ता, हम तो फिर हफ्ता गिनवान का गुजारेंगे। दूसरी तरफ फारूक सलीम जैसे लोगों की बात करने लगा हूं, मुझे इनकी हमारे जो सोडू इंटेलेक्चुअल्स है ना पाकिस्तान के अंदर, वो डिमेंशिया की बीमारी का उनको घर से लेके आए थे। मैं तो ये करूं, डिमेंशिया का मरीज है, ये भूल जाते हैं कि ये भाई पहले क्या कर रहे होते थे, और ऑल टुगेदर आगे इकोनॉमिस्ट आगे पॉलिटिकल चीजों के ऊपर। और आपको पता है $50 मिलियन के ऊपर उन्होंने डिफॉल्ट किया। 50 में पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह $16 अरब के फॉरेन रिजर्व छोड़ के गए। जब इनकी गवर्नमेंट गई थी $9 अरब के फॉरेन रिजर्व थे। हम ये सुनते जाए, हम एक्सपोर्ट भाई गवर्नमेंट। तो मैं ये कह रहा हूं कि 3 बंदे, हम गवर्नमेंट में भी अकेले थे, हम ऑपोजिशन में भी अकेले ही काफी। मियां साहब ये फरमाइएगा सर, ये मियां साहब मसला ये है कि ये कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा मुल्क छोड़ के गए थे, आप कह रहे हैं बड़ा बुरा मुल्क छोड़ के गए थे, किसकी बात पे यकीन किया जाए? तो साहब आप भी यहीं रहते हैं, कोई बाहर से इम्पोर्टेड तो आप है नहीं। आप मुझे ये बताएं कि 4 साल पहले पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल क्या थी? आप बताएं 4 साल पहले खतरे गुर्बत से कितने लोग नीचे ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो आज कितने बड़े हैं? आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर ये तो बात करते हैं ना, रिंग रोड की अभी बात खुलेगी, अभी मेडिसन खुलेंगी। तौकीर शाह साहब क्या लगे जी? तौकीर शाह साहब क्या लगे? प्रिंसिपल सेक्रेटरी। रिंग रोड में नाम था? नहीं, उनका रंग नाम ना था, नहीं था यार। अच्छा उनका नाम था। अच्छा एक सेकंड, अभी मैं अली पकड़ लेते आप। अच्छा एक सेकंड, फिर इजाजत दे दिया करें ना, मेहरबानी। मैं इनका टाइम ही नहीं देंगे। चलो फिर ये गल तुसी भी कर लो। बोलो जी। मैं ये बात कह रहा हूँ कि रिंग रोड, अद्वियात स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, आटा स्कैंडल, डॉलर स्कैंडल, पेट्रोल स्कैंडल, लैंड माफिया, अलीम खान। फिर इस तरह ना किया करें। मैं तो आपके स्कैंडल गिनवा रहा हूं यार। एक सेकंड, अगर इजाजत दे दें जावेद भाई, मैं आपने इस स्कैंडल, लेकिन ये सब आपकी मदद कर रहे हो। मैं कह रहा हूं जो बातें आप करते रहे मैं कहता रहा हूं, कभी बात नहीं करता। जहांगीर तरीन, लैंड माफिया। अच्छा 2 जावेद दरमियान में बसाया। चलो आज मैं जावेद भाई का तो मैं चुप हूं बस। मेहरबानी, चुप। बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये कहता हूँ कि जो इमरान खान साहब जलसे जुलूसों के लिए निकले हुए ना, कोई
साजिश इनको ना नजर आई थी ना इनके पास थी। असल चीज ये है फॉरेन फंडिंग केस, ठीक है, अमेरिका में लगे हुए इनके केस और पाकिस्तान के अंदर जो स्कैंडल सामने आने वाले हैं फराह स्कैंडल? बीबी से लेकर जुल्फी बुखारी तक, अच्छा। ये चीजें जब सामने आने वाली हैं तो मसूफ बिफोर टाइम ये बात कर रहे हैं, अगर फराह बीबी की गल की थी बड़ी ज्यादती होएगी, फलां की बात की बड़ी ज्यादती होगी, इनके पास वीडियो हैं, इनके पास टेप्स हैं। ओ भाई, आप अगर कुछ गलत आपने नहीं किया हुआ तो आपको फिक्र किस बात की है? हाँ, ये बात जरूर है इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, मगर ये बात जरूर जहन में रखें कि अदारों को इंडिपेंडेंट आजाद अपना काम करने दिया जाए, दिया जाएगा। साफ किया जाना चाहिए। मेरा हो, आपका हो, इनका हो, भाई ये तो कोई तरीका नहीं है ना आप इसे कि आप करें, लूट मार ये साहब, करके निकल जाए। आपके पास अभी क्योंकि पोर्टफोलियो नहीं है तो आप एहतसाब के चेयरमैन बन जाए, नैब के। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं समझता हूं कि किसी बंदे को एहतसाब जावेद चौधरी का करने का हक नहीं है। आपको अदारों को अपना कानूनी रास्ता खुद बनाने का मौका दिया जाना चाहिए। वक्त खत्म हो गया है वैसे, लेकिन अली नवाज अवान साहब एक बात आपके सामने रख के मैं इजाजत लूंगा। इशू ये है बताइए ना चीनी चोर को, आपका मसला ये है कहाँ कि आप बैठे ये हुए? कह रहे हैं इंपोर्टेड अच्छा, वो लैंड माफिया कहाँ बैठे हुए? आज फवाद चौधरी साहब ने और कहा देखो, कि मैं एस्टैब्लिशमेंट से हमारे हालात खराब हो गए जावेद भाई थे, हमेशा इस वजह below the से belt हमारी नहीं गवर्नमेंट गई है। मेरा ये वक्त ख्याल खत्म है हो कि गया, बिलो दी वक्त बेल्ट खत्म नहीं खेलना चाहिए। अगर मैं यहाँ बिलो दी बेल्ट खेलने लगा ना, कोई बचेगा नहीं। मैं की बात मुझसे बता बात रहा कर रहे हैं, हूँ, उनसे मैं बात। जावेद भाई को कह रहा हूँ, कभी ये बिलो दी बेल्ट नहीं खेले। मैं सब सैकड़ों टीवी शो वैसे इन्होंने कोई क्या नहीं किया? किया, इन्होंने किया, इनको पता है इन्होंने क्या बात की है। क्या तो मैं ये कहता हूँ कि उस तरफ नहीं जाना चाहिए और आप खोल के एहतसाब करें। मैं ये कह रहा हूँ खोल के एहतसाब मतलब करें। आपने बात प्रोग्राम बता सुना। दें। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।